डियर बच्चा लोग, देखो बेटा, द लिविंग वर्ड चैप्टर का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। और इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग समझ चुके हैं कि भाई तमाम तरह की जो प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब जो हमारा पैराग्राफ यहाँ पे आया है, यहाँ से किस तरह से चीज़ों को अगर हम बात करें टेक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेसिस क्रिएट करने की बात की जा रही है, एक तरह से आपका इंटरेस्ट डेवलप करने की बात की जा रही है, उसके बारे में देखेंगे। तो पहला जो पैराग्राफ है वहां पे उन्होंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, उसके बाद फाइनली अब जो है एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो वहां पे उन्होंने मेंशन की है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई जो हमारे पास जितने भी लिविंग फेनोमेना होते हैं, तो जितने भी लिविंग फेनोमेना होता है उसकी वजह क्या है, वहां पर इंटरेक्शंस को बताया गया। तो चलिए समझते हैं कि भाई इंटरेक्शंस क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आप बात करते हो हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हम लोग। ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं। हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां कह सकते हैं कि हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ठीक रहेगा। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई जितने भी तमाम तरह के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसका कॉम्बिनेशन है, एटम्स का है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की बात हो गई डिफरेंट टाइप के, चाहे वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हो या आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हो, ठीक है। एटम से मॉलिक्यूल, और फिर मॉलिक्यूल से आपके क्या बनेंगे, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो आपके सेल की फॉर्मेशन कराएंगे, और सेल से जो है वो आपका क्या बनेगा बेटा, टिश्यू बनेगा, और टिश्यू से फिर आपका जो है वो ऑर्गेन, और ऑर्गेन से जो है वो आपका ऑर्गेन सिस्टम, उसके बाद जो है वो इंडिविजुअल, फिर यहां से पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इसके बाद हम लोग जो सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं वो आ जाएंगे उसके बाद, ठीक है। अब यहां से एक बात समझिएगा, उन्होंने कहा कि कोई भी आप किसी भी लेवल का आप जो है वो स्टेप ले लीजिए, कोई भी स्टेप ले लीजिए, चाहे आप जैसे एग्जांपल के तौर पर उन्होंने टिश्यू लिया। उन्होंने कहा है कि जैसे टिश्यू जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो टिश्यू की जो भी प्रॉपर्टी है, टिश्यू के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो उसके कंपोनेंट्स जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब सेल्स, उनमें आपको नहीं मिलेंगे वहां पर। इसके बाद एग्जांपल दिया उन्होंने किसका, सेल ऑर्गेनल्स को लेके, कि जो सेल ऑर्गेनल्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया ले लीजिए आप, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या प्रॉपर्टी होती है, लेकिन क्या माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन जिन बायोमैक्रोमोलिक्यूल से होती है, उन बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, नहीं होते हैं। तो कहने का सेंस यहां पर यह है, उन्होंने मेनली किसे फोकस किया है, इंटरेक्शंस पे। उन्होंने कहा कि किसी भी पर्टिकुलर, अगर आप हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, वहां से किसी भी लेवल से अगर आप किसी भी स्टेप को उठाओगे, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उनमें वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन उन कंपोनेंट्स में जो कहीं ना कहीं बीच में इंटरेक्शन होगा, उनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से जो प्रॉपर्टी इमर्ज होकर आएगी, वो एक कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लेवल की प्रॉपर्टी होगी। मतलब कहने का ये है कि टिश्यू की जो भी प्रॉपर्टी है, कोई भी सेल के अंदर नहीं है, लेकिन सेल्स के इंटरेक्शन की वजह से जो प्रॉपर्टी इमर्ज होकर आएगी, वो कहीं ना कहीं टिश्यू की प्रॉपर्टी बन जाएगी। सेम यहां पर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कहा गया है कि वैसे तो अगर देखा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है कि सेल ऑर्गेनल्स की जो प्रॉपर्टी है वो बायो मॉलिक्यूल्स में नहीं होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में नहीं होगी, लेकिन मॉलिक्यूल्स के जो मतलब अगर बात करें वहां पर जो ग्रुप है, जो तमाम तरह के उसके कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनल के, वो कंपोनेंट्स यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन से जो प्रॉपर्टी इमर्ज होकर आएगी वो कहीं ना कहीं सेल ऑर्गेनल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो मेनली यहां पर किसी भी लेवल पे आप देख लीजिए, चाहे आप यहां पर अगर देखोगे तो ऑर्गन सिस्टम, हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हर एक सिस्टम जो वहां पर इंटरेक्ट होता है, तब जाके कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी निकल के आती है। तो यहां पर इंटरेक्शन पे फोकस करने के बाद फाइनली उन्होंने कहा कि अब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हम डिफाइन करेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, देखिए रेप्लिकेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, अपनी डुप्लीकेट यानी कॉपी बनाने की टेंडेंसी। तो सेल्फ रेप्लिकेशन की बात आएगी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो उन्होंने बताया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसके बाद इवॉल्विंग, मतलब टाइम टू टाइम वहां पर इवोल्यूशन की भी कंडीशंस की बात आएगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि सेल्फ रेगुलेटिंग, देखिए यहां पर कई सारे कंपोनेंट्स जब मिलेंगे,
किसी भी लेवल पे आप देख लीजिए तो उन सभी कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शंस के साथ साथ वहां पर रेगुलेशन की भी बात है। तो ओवरऑल अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, जो भी उसकी हायरार्की, जो भी उसका जो हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, जो भी कंपोनेंट्स वहां पर हैं, उन सभी के बीच में बहुत ही अच्छे लेवल का आपको क्या मिलेगा, रेगुलेशन मिलेगा। क्योंकि विदाउट रेगुलेशन वहां पे तमाम तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा विदाउट सेल्फ रेगुलेशन। तो यहाँ पे बाहर से कोई ऐसे सिस्टम नहीं है कि जो उसको रेगुलेट करेगा तमाम तरह के कंपोनेंट्स को, अंदर से ही वहां पर जो है वो इंटरेक्शन के साथ साथ रेगुलेशन की भी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। तो कहने का सेंस ये है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, इंटरेक्टिव सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद रखा है कि वहां पर वो तमाम तरह के जो स्टिमुलस हैं जिनके लिए उसके पास रिसेप्टर्स हैं, मतलब सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो उन सभी जो स्टिमुलस है उनके लिए वो रेस्पॉन्स देने की भी टेंडेंसी रखेगा। तो ये पूरा एक डेफिनेशन दे रखी है आपका किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एग्जैक्ट यहां से आप उसको नोट कर सकते हो कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की फाइनली जो डेफिनेशन निकल के आएगी वो क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई हम लोग जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी ये क्या है हमारा, ये एक स्टोरी है किसकी, लाइफ की ऑन अर्थ। तो लाइफ की अगर स्टोरी की बात करें तो वो क्या है, बायोलॉजी है। या फिर उन्होंने कहा कि इट इज अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑन अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये वहां पे लास्ट में उन्होंने बताया है। फिर एक चीज बताइए आप, अगर हम लोग चीजों को समझे थोड़ा सा, 10th में आपने पढ़ा हुआ भी है या आगे आप 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे इस चीज को, कि जो भी पूरे प्लेनेट अर्थ पे एक बायोडाइवर्सिटी है, तमाम तरह की जो स्पीसीज है यहाँ पर, एनिमल्स, प्लांट्स की, अदर ग्रुप की, तो वो देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर किसी अदर ग्रुप से इवॉल्व हुई है। तो यहाँ पर अगर जितने भी आपके प्लेनेट अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है, किसके थ्रू, जीनोम के थ्रू, मतलब वहां पर जीनोम की शेयरिंग होती है, जो जीन्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन मिलेंगे आपको ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो यहाँ पर वो एक अलग बात है कि किसी के बीच में जो जीनोम की जो शेयरिंग है, या जो कह सकते हैं ये कॉमन नंबर ऑफ जीनोम्स है, वो ज्यादा हो सकते हैं या जीन्स ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन किसी में जो है थोड़ा सा कम हो सकते हैं। वो एक वहां पे मेंशन किया गया वेरिंग डिग्री में। जैसे मान लो अगर आप अपने आप से कंपेरिजन करो चिंपैंजी की, तो चिंपैंजी और हम लोगों में जो नंबर ऑफ जीन्स, कॉमन नंबर ऑफ जीन्स है वो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर आप किसी प्लांट से ले लोगे अपने आप को, तो प्लांट और आपके बीच में जो कॉमन जीन है वो थोड़ा सा कंपेटिबली उससे कम मिलेंगे, मतलब वेरिंग डिग्री में कहीं ना कहीं शेयरिंग हो रही है, कॉमन जो है मिलेंगे आपको जीन्स बिटवीन या अमंग ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। तो ये उन्होंने पहले पैराग्राफ में बताया। अब देखिए पहले पैराग्राफ से आपके लिए क्या चीज निकल के आई है। देखिए एक तो आपके लिए वो हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निकल के आया, ठीक है। दूसरा वहां पे क्या चीज आई है कि भाई एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ वहां पे क्या निकल के आया कि भाई बायोलॉजी क्या है, या फिर जो है वो वहां पर इंटरलिंकिंग की बात की गई, किसके, जीन्स के, ठीक है, कॉमन की बात की गई वहां पर। अच्छा, इस पैराग्राफ के बाद फाइनली वो पहुंचते हैं कहां पे, जो मेन इस चैप्टर में फोकस करने की बात है वो है आपका टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या है वहां पर, नो डाउट हम लोग टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन करते ही क्यों है, क्योंकि इतनी ज्यादा वैरायटी है। तो वहां पर उन्होंने किसके बारे में बात की है, उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, और उससे पहले उन्होंने डाइवर्सिटी के बारे में बात की है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी के बारे में। देखो बेटा, डाइवर्सिटी का मतलब सिंपल सा है कि डिफरेंट टाइप की जो भी चीजें हैं, अब उसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों कंसीडर कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो नो डाउट बायोडाइवर्सिटी जो है वो टर्म आपका ज्यादा क्लियर रहेगा यहाँ पर। तो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, देखो समझते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जैसे मान लीजिए आप अपने आसपास चीजों को देखते हो, वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखते हो, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स हैं या फिर बर्ड्स हैं, तो ये सारी की सारी जो नंबर ऑफ अगर हम बात करें स्पीसीज, ठीक है, ये आप बहुत ज्यादा नहीं देख पाते हो। जब आप अपने घर में ही रहते हो या आप अपने आसपास कुछ दूरी तक ही जाते हो, तब आप वहां पर बहुत ज्यादा वैरायटी जो है वो या स्पीसीज की बात करें, प्लांट्स की, एनिमल्स की, नहीं देख पाते। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बाहर मूव करते हो, जैसे मान लीजिए आप किसी डेंस फॉरेस्ट में गए, ठीक है, या आप कभी हिली एरियाज पे घूमने गए जहां पर थोड़ा सा वेजिटेशन ज्यादा है, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि और ज्यादा आपको नई नई बर्ड्स दिखाई देंगी, वैरायटी ऑफ जो है वो इंसेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो वहां पर प्लांट्स की भी कई नई सारी आपको स्पीसीज नहीं दिखाई देंगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे से आप अपना दायरा बढ़ाते हो, जैसे से आप अपना जो है वो लिमिट्स बढ़ाते हो, वहां पर कहीं ना कहीं आपको जो कह सकते हैं कि लाइफ की जो फॉर्म्स है वो और ज्यादा दिखना शुरू हो जाती हैं। तो इसी को उन्होंने कहा है कि डिफरेंट जो लाइफ फॉर्म्स है ऑन अर्थ, उसको कहा गया है बायोडाइवर्सिटी। एक चीज और बताई उन्होंने
कि जरूरी नहीं कि हमारे पास ये टेंडेंसी हो कि हम हर तरह के ऑर्गेनिज्म को देख पाए। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक लाइफ की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी कंसिडर किए जाएंगे किसमें, बायोडाइवर्सिटी में। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी की, कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म एक लाइफ की फॉर्म है, एक तरह से वो एक लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपके आसपास जो भी मान लीजिए अब एक डॉग अगर है तो डॉग एक लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि ये तो चलिए हो गई बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, लेकिन अब उन्होंने एक थोड़ा सा डेटा दिया है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, सॉरी 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है उन्होंने कहा स्पीसीज जो है वो। अब देखिए ये टर्म आपके लिए स्पीसीज ऐसा नहीं कि नया है, 9th में पढ़ा, लेकिन फिर भी टेक्निकली इसकी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहां पर लिटरली उन्होंने बताया कि एक ही तरह के जो आप ऑर्गेनिज्म देखते हो, जैसे मान लीजिए आपने प्लांट, मैंगो प्लांट देखा, ठीक है, तो मैंगो प्लांट की क्या ये एक स्पीसीज है, ठीक है। या आपने डॉग, तो डॉग की स्पीसीज है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि इसी तरह से लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है स्पीसीज उनको अभी तक जाना गया है, नोन है ये, और इनको डिस्क्राइब किया गया है। तो बात को समझिएगा, यहाँ पर ये एक कह सकते हैं रफ डेटा है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है वो उनको अभी तक कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया गया या नोन है वो। हो सकता है कि करंट का डेटा थोड़ा सा आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो हो सकता है इधर इससे थोड़ा सा वेरी करे, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी में इतना गिवन है तो उसको ही हम मानेंगे। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि चलिए बायोडाइवर्सिटी की बात हो गई, इतनी सारी स्पीसीज अभी तक नोन है या डिस्क्राइब की गई हैं, अलग मैटर हो गया। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है उसके बारे में फोकस करते हैं। देखो जब आप अपने आसपास देखते हो तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको आप अपने एरिया के हिसाब से जानते हो, मतलब आपके लोकेलिटी में जो नेमिंग है उनकी उनके अकॉर्डिंग आप समझते हो, उनको जानते हो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो नेम आप अपने एरिया में जानते हो दूसरी जगह जाओ तो वही नेम आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का मिले। तो वो नेम कहीं ना कहीं एक ही कंट्री में वेरी कर सकता है, फिर कंट्री टू कंट्री और ज्यादा वेरिएशन आपको मिलेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम पूरे प्लेनेट अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करने अगर जाएं, ठीक है, या हम उसको लेके किसी भी तरह का कोई डेटा कलेक्ट करें तो या रिसर्च करें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप अपने यहाँ जो बर्ड है कोई भी, मान लीजिए उसको आप किसी और नाम से बुलाते हो, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप साइंटिस्ट हो, ठीक है, आपके यहाँ एक बर्ड आती है, आप उसको एक नए नाम से बुलाते हो, आपने किया क्या है उस बर्ड पे रिसर्च की है, ठीक। आप गए भाई साहब अमेरिका, अमेरिका में गए, वहां पे उस बर्ड को किसी और नाम से जानते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, आपने अपनी नॉलेज को वहां पे शेयर किया वहां के साइंटिस्ट के साथ। अब आप तो समझाओगे अपनी बर्ड के हिसाब से जो आपने रिसर्च की, लेकिन वहां पर उनके लिए वो बड़ा ही एक तरह से कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वो उस बर्ड को उस नाम से नहीं जानते हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करने के लिए, मतलब साइंस वर्ल्ड में, ठीक है, साइंस वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करने के लिए वहां पर जरूरी है कि जो लोकल नेम है उनको अवॉइड किया जा सके, क्योंकि लोकल नेम जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं आपका एक ही कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन मिलेगा, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म का जो है वो आपको कई सारे नाम मिलेंगे अलग अलग जगह पे। और हो सकता है कि एक ही नाम से, मतलब यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर बर्ड को या पर्टिकुलर एनिमल को जो नाम बुलाते हो आप उसी नाम से किसी दूसरी जगह किसी और एनिमल को बुलाते हो, तो कई सारे यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली बातें हैं। तो इसीलिए वहां पर क्या ना कि साइंस वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करने के वहां के लिए वहां पर जो नेमिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो स्टैंडर्डाइज करने की बात की गई वहां पर नेमिंग प्रोसेस जो है, और उसको लिए वहां उन्होंने कहा कि भाई हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर जो है मतलब नाम देने वाली बात है, और ये नाम ऐसा दिया जाएगा जिससे कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में एक ही हो, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का जो नेम है उस एनिमल या प्लांट का नेम पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा, पहली बात। और दूसरा ये है कि वो नाम किसी और ऑर्गेनिज्म का नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई कि भाई यहाँ पर लोकल नेम्स की प्रॉब्लम क्या है। हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ से मर्ज हो क्या सकता है कि what do you know about the local name of the organism या vernacular name। देखिए लोकल नेम या वर्नाकुलर नेम एक ही बात हो गई, ठीक है। तो वर्नाकुलर नेम क्या है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं, ठीक है, या राइज होती हैं, और उसके लिए फिर क्या वहां पर जो है वो कंडीशंस हैं कि किस तरह से उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो शॉर्ट आउट करने के लिए वहां पर जो स्टैंडर्ड जो मेथड है उसको अप्लाई किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे नोमेनक्लेचर की बात आएगी। और नोमेनक्लेचर से पहले देखिए, नोमेनक्लेचर का मतलब सिंपल सी बात है किसी को नाम देना, लेकिन किसी को ऐसे ही नाम थोड़ा दे दोगे आप, उसको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करोगे ना। तो मतलब यहां पर यह है कि आइडेंटिफिकेशन की बात आ जाएगी।
लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ सकती है, क्या? अब एक बात सोचिए, मान लीजिए, चलिए ये तो हो गया कि आप ना पहले आइडेंटिफाई करोगे किसी भी प्लांट या एनिमल को, ठीक है, अच्छे से उसके कैरेक्टर्स की बारे में बात करोगे, उसके बाद आप उसको नेम दे दोगे। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आप इंडिया में हो, इंडिया में आपने क्या किया, अपने रूल्स कुछ बना लिए। आपने क्या किया कि भाई हम किसी भी प्लांट को अगर हमें मिलेगा कोई नया प्लांट, तो हमने ये रूल बना लिए, इन रूल्स के अकॉर्डिंग उसका जो है वो हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उस कैरेक्टर्स को हम मेंशन करेंगे, आइडेंटिफाई करके उसको हम नाम दे देंगे। लेकिन मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, अपने टेक्सोनोमिस्ट है वहां पर, उन्होंने क्या किया कि अपने अलग रूल बना लिए। आप भी एक टेक्सोनोमिस्ट हो, आप इंडिया में हो, ठीक है, लेकिन वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने क्या किया, अपने रूल कुछ बना लिए चीजों को, मतलब वहां पर नेमिंग के लिए, जो ऑर्गेनिज्म उनकी नेमिंग के लिए। तो वहां के रूल और यहाँ के रूल अगर डिफर करेंगे, ठीक है, तो भी वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली बात है। तो इसलिए क्या किया गया कि भाई पूरे प्लेनेट अर्थ की अगर हम बात करें, पूरे साइंस वर्ल्ड की बात करें, तो उनके लिए मतलब नेमिंग के लिए जो नोमेनक्लेचर की बात है, आइडेंटिफिकेशन की बात है, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक ही गाइडलाइंस तैयार की है, ताकि वो पूरे जो हमारे पूरे वर्ल्ड के जो टैक्सोनॉमिस्ट है उसको फॉलो करें। और उसके लिए उन्होंने क्या जो है कुछ वहां पे कंडीशन दे रखी है, कुछ वहां पे कोड एंड कंडक्ट दे रखे हैं, कुछ रूल्स दे रखे हैं, किसके जो मिलेंगे कहाँ आपको, जैसे उन्होंने रखा ICBN, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई मान लीजिए आपको प्लांट मिला, या ऑस्ट्रेलिया में कोई टैक्सोनॉमिस्ट है उनको कोई प्लांट मिला, तो वो लोग क्या करेंगे, यहां पर जो गाइडलाइंस हैं उनको ही फॉलो करेंगे उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए और फर्दर उसकी नेमिंग के लिए। तो कहने का सेंस ये है कि हर तरह से यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करने की बात आ रही, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो टैक्सोनॉमिक वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, तो ICBN का अंदर का फिर देखा ICZN, मतलब ये एनिमल्स के लिए हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये एनिमल्स के जो है वो नोमेनक्लेचर के लिए वहां पर जो है वो मिलेंगे आपको कोड एंड कंडक्ट वहां पे, कि कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन कौन से बेसिस होने चाहिए किसी पर्टिकुलर एनिमल को जो है उसको डिस्क्राइब करने और साथ ही साथ उसकी नेमिंग को लेके। तो ये वहां पर जो दे रखे हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में, इनको लिख लीजिएगा, मतलब वहां पर इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये जनरल सी बात किसके बारे में हम लोगों ने की, डायवर्सिटी। और डायवर्सिटी है इसलिए वहां पर जो है वो हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, नेमिंग की बात करेंगे, लेकिन वहां पर लोकल नेम्स को लेकर प्रॉब्लम्स, और फिर उसके बाद जो है उसका सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। देन उसके बाद फाइनली उन्होंने बात की है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसके बाद है, क्योंकि जब हम कभी भी कोई भी नाम देंगे, तो नाम की भी अपनी एक कहीं ना कहीं कंडीशन होनी चाहिए, नेमिंग में कितने नंबर ऑफ जो है कंपोनेंट्स होने चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, बाई का मतलब हो गया टू, सिंपल सी बात है। नोमियल का मतलब यहां पर नेम की बात करें बेटा, या फिर इसको हम कंपोनेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। ये है क्या, देखो इसका मतलब ये है कि जब आप नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब कोई भी टैक्सोनॉमिस्ट जब नोमेनक्लेचर की बात आएगी, मतलब किसी भी पर्टिकुलर न्यू जो है वो डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, उसको अगर कोई नया नाम दिया जाएगा, तो वहां पर उसका उसका जो नाम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। पहला जो कंपोनेंट है, जो फर्स्ट आपका है, वो होता है जेनेरिक नेम, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो होता है स्पेसिफिक इपिथेट, स्पेसिफिक इपिथेट हो जाएगा बेटा। अच्छा, इसके अलावा देखो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी है, मतलब यहां पर अगर हम बात करें जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीसीज भी लिटरली कहा गया है, या सब स्पीसीज, तो सब स्पीसीज अगर आगे ऐड कर लोगे तो वो ट्राइनोमियल वाली बात हो जाएगी। वो भी आपको हम लोग फिलहाल यहां पे नहीं दे रखे, हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ बाद में उसको पढ़ेंगे। तो अभी यहां पे समझिए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कैरलस लीनियस, ठीक है, कैरलस लीनियस साहब ने इसको दिया था। और एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें, तो जैसे मान लीजिए मैंगो का, बहुत ही सिंपल सा मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म जो कि अभी नया डिस्कवर हुआ है, उसको एक नेमिंग देने के पीछे कहीं ना कहीं एक पैटर्न है, कि उसमें जो नेम होगा उसका साइंटिफिक नेम होगा, जो बायोलॉजिकल नेम होगा, उसमें दो कंपोनेंट होंगे, पहला जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये हो गया इसका जीनस यानी कि जेनेरिक, और ये हो गया यहाँ पर स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो अब उन्होंने कुछ वहां पर पॉइंट्स दे रखे हैं कि भाई जब भी कभी आप कोई भी मतलब टैक्सोनॉमिस्ट जब वहां पे नेमिंग की बात आएगी,
तब क्या वहां से कहाँ से लिए गए ये वर्ड, उसके बारे में बताएगा। दूसरा, जब आप लिखोगे उस नेम को, मतलब जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल नेम को लिखोगे तो क्या क्या वहां पर रूल्स को आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो वहां पे 4 पॉइंट रख के पहला रखा है कि जितने भी आपके साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, ये लैटिन में होते हैं तो इनको इटैलिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये पहला जो है ये जेनेरिक नेम है, दूसरा स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट है। इनको लिखने का तरीका ये है कि अगर आपने इटैलिक में लिखा हुआ है, ठीक है, इटैलिक में कहीं छपा हुआ है, मतलब इस तरह से जो है वो क्या कह सकते हैं कि वहां का अगर आपने इटैलिक में मेंशन किया है या फिर कहीं पे जो है वो प्रिंटेड है तो वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप हैंड रिटन की बात करें, अगर आप कॉपी पे अपनी राइटिंग में लिखते हो ऐसे सिंपल सा, तो आप क्या करोगे, उनको सेपरेटली ना इस तरह से अंडरलाइन कर दोगे। बस यहाँ पे ये बात रखिए कि जब आप इटैलिक में नहीं लिखोगे, सिंपल वे में लिखोगे, तो आप सेपरेटली इसको अंडरलाइन करोगे, एक साथ नहीं। सेपरेटली का मतलब इसको अलग करोगे अंडरलाइन, इसको अलग करोगे अंडरलाइन, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो जेनेरिक नेम है उसका पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल, मतलब एम कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके बाद जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका पहला लेटर आई यानी कि स्मॉल होना चाहिए। तो ये कुछ वहां पे कंडीशन रखी है कि भाई किसी भी बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम को लिखने को लेके कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। वो होने के बाद उन्होंने कहा कि अब इसके बाद हम ऑथर के नेम को भी थोड़ा सा वहां पर शो कराएंगे। तो ऑथर जैसे मान लीजिए, ऑथर का मतलब यहाँ पर है कि जिन्होंने उसको डिस्क्राइब किया, जिन्होंने उस प्लांट्स के नेम की बात की है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लीनियस है, तो मैंगीफेरा इंडिका क्या हो जाएगा, LINN, मतलब यहाँ पर पूरा लीनियस ना लिख के लिन सिर्फ लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है इसके ऑथर यानी इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो ये कुछ वहां पर कंडीशंस मेंशन की गई हैं। बाकी आप इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो और कुछ वहां पर जैसे उन्होंने बताया है। तो ये तो बात होगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका चीजों को समझ के आप समझ गए होंगे कि शुरुआत में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब डाइवर्सिटी, लोकल नेम्स, और उसके बाद साइंटिफिक नेम की बात आ रही थी, और ICZN ICBN की बात आई थी। फिर आपका जो है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात आई थी, ठीक है। और देन उसके बाद जो है वो कुछ और चीजें आगे मेंशन की गई हैं, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग को लेके वहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए करेक्टराइजेशन है, फिर आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, या फिर जो है देन उसके बाद नोमेनक्लेचर है। तो ये 4 स्टेप हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म जो नया मिला है अभी उसके लिए कई सारे, मतलब अगर बात की जाए तो काफी प्रोसेस होती है इसमें लंबी, उसके बाद ही उसको पर्टिकुलर आप नाम दे सकते हो। क्योंकि बिना उसके जो है वो डिस्क्रिप्शन, बिना उसका जो है वो डिस्क्राइब किए, बिना उसका जो है वो अच्छे से स्टडी किए वहां पर उसकी नेमिंग नहीं हो सकती है। तो ये सारी बातें हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इसके बाद, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी क्या करना है बेटा, देखो अभी हम लोगों ने जो स्टार्टिंग से जो पहला पैराग्राफ पढ़ा उसमें क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं, ठीक है। देखिए हर चीज को ना आप बहुत आराम से रिलैक्स होके पढ़ोगे, मजा लेके पढ़ोगे, तो आपको टैक्सोनॉमी बोर नहीं करेगी। वरना तो ये होता है कि टैक्सोनॉमी लोगों को बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, टॉपिक लगता है। लेकिन ऐसा मान के लिए कि अगर आप किसी भी अच्छे लेवल के एग्जाम को देने जाएंगे तो आएगा बेटा वहां पे सारी चीजें, मतलब सारी चीजें आएंगी, चाहे टैक्सोनॉमी हो या आपका इंटरेस्टिंग सा ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, सब जगह से आता है। तो ऐसे में आप जो है वो कोई जल्दबाजी ना करें, जो एसेंस है उसका उसको समझने की कोशिश करें कि क्यों चीजें यहाँ पर आ रही हैं। और नो डाउट अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो आपका इंटरेस्ट होना ही चाहिए तमाम तरह के लिविंग वर्ल्ड में, चाहे वो एनिमल्स या प्लांट्स जो भी। तो जब आपका इंटरेस्ट होगा तो ऑब्वियसली आप जो है वो उसकी तरफ मूव करेंगे ही, आपको मजा आएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो पैराग्राफ पढ़े हैं, समझे हैं, वहां से जो भी चीजें छोटे छोटे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, समझ पा रहे हो आप वहां पर उसको मेंशन करिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद से जो है वो आगे की चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है।